नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 12 जियोग्राफी में हर साल आने वाले प्रश्न को बताने वाला हूं। ये सभी प्रश्न जो है हर साल रिपीट होता है, तो इसीलिए इतना आप लोग पढ़ लो, सफिशिएंट है कि आप लोगों को और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करें। कि प्रकृति का जो मानवीकरण है इसको आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव का भौतिक पर्यावरण या प्रकृति पर आश्रित रहना या संतुलित विदोहन करना मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। इसको यदि हम लोग ऐसा ना समझ करके यदि सिंपल शब्द में यदि बात करें तो यहाँ पर मनुष्य जो है प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है और प्रकृति के अनुसार ही खुद को ढालने का प्रयास करता है। तो इसी को हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि अफ्रीका के जंगलों अथवा भारत में छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले कुछ जातियाँ प्रकृति का अंग बन गई है। जैसे कि हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ में रहने वाले कुछ ऐसे जनजाति है जो कि प्रकृति का ही अंग बन गए। प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ के उनका जीवन यापन होता है, जो प्राय पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। और प्रकृति के साथ वे लोग बिना किसी प्रकार का छेड़छाड़ करके ही उनके साथ जीवन यापन करते हैं। वे प्राय नदी नालों के किनारे अपना झोपड़ी बनाते हैं, वे जंगल के फल खाते हैं, अस्थायी खेत बनाकर खेती भी करते हैं। जड़ी बूटियाँ उनकी बीमारी का उपचार करती है और वर्षा काल में ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव प्रकृति का अंग बन जाता है। इसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। ठीक है। इसी को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो जो प्रश्न हम लोगों का पूछा जाता है वो है हम लोगों का कि जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। जल परिवहन जो है इसके 3 लाभ आप लोगों को बताना है। ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें किसी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। यदि जल परिवहन का बात करें तो जल परिवहन में हम लोगों को किसी प्रकार का रास्ता वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के अनुसार खुद ही बन जाती है। ठीक है। जल परिवहन एक सस्ता माध्यम है क्योंकि इसमें ऊर्जा लगातार कम होती है। जल परिवहन का यदि बात करें तो ये एक सस्ता माध्यम है। क्यों? क्योंकि इस ऊर्जा का लागत जो है इसमें हमेशा कम होती रहती है। ठीक है। क्योंकि इसमें तेल वगैरह भराने की इतना ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, वायु के वेग से या पानी के बहाव से ये चलते रहती है। आगे बात करें तो कह रहा है कि कई दुर्गम जंगलों एवं पहाड़ी इलाकों में सड़क या रेल मार्ग बनाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात करें तो रेल मार्ग बनाना क्या होता है, संभव होता नहीं है। इसमें भूमि से जल संसाधन के विस्थापन की समस्या नहीं होती है। इसमें यदि बात करें तो भूमि में जनसंख्या के विस्थापन का समस्या नहीं होती है। अगला पॉइंट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि आम जनता को ट्रैफिक जाम तथा दुर्घटना की समस्या नहीं होती। यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या या दुर्घटना होने की समस्या नहीं रहती है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो हम लोगों का ये भी एग्जाम में बहुत बार आती है वह पवन ऊर्जा पर टिप्पणी करें। जो पवन ऊर्जा है इस पर हम लोगों को टिप्पणी करने के लिए बोला गया है। कह रहा है कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यदि हम लोग बात करें तो वायु जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसी के साथ बताया जा रहा है पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, हवा के स्थान पर जहाँ ज़्यादा हवा चलती है उस स्थान पर इसको लगाया जाता है और हवा के वेग के कारण जब ये घूमती है तो जिससे गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है और अभी वर्तमान समय में भारत में इतना ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उपयोग करके जो है बिजली उत्पादन किया जाता है कि इसमें पवन महाशक्ति के रूप में भारत को अभी जाना जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र लगाया गया है और इससे बहुत अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। आगे क्या रहा है कि नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यदि हम लोग बात करें तो नागरकोइल और जैसलमेर ये 2 जगह ऐसा है जो हम लोगों का अभी वर्तमान समय में पवन ऊर्जा का प्रभावी प्रयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
और भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, और वो है हम लोगों का कि भारत में खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। भारत में जो है खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन ये दोनों ही क्यों आवश्यक है। तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर बात करें तो आंसर में बताया जा रहा है कि खनिज हमारे आर्थिक विकास और सभ्यता के विकास के आधारभूत तत्व है। यदि बात करें तो खनिज जो है हमारे आर्थिक विकास और सभ्यता के विकास का आधारभूत तत्व है। ये समाप्य संसाधन है। ये समाप्य संसाधन मतलब ये समाप्त होने वाला संसाधन है। इनका नवीकरण नहीं होता, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके और आर्थिक विकास की क्रिया निरंतर चलती रहे। ठीक है, और ये समाप्त होने वाली है, जिसके कारण एक बार यदि समाप्त हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी जो है इसका उपयोग नहीं कर सकेगा, जिससे उसका आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों को इसका संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है आजकल खनिजों की अधिक प्राप्ति की लालसा तथा आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी ने खनिजों के खनन में तीव्रता पैदा कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खनिज समाप्त होने के निकट पहुंचने लगे। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा लालसा लोगों में फैल गई है कि खनिजों का हम लोग उपयोग करेंगे अलग अलग कामों में, तो जिसके कारण खनिजों का जो है बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता जा रहा है, जिसके कारण ये समाप्त होने के भी निकट पहुँच गया है। ये विचारणीय है कि जब हमारे पास खनिजों का अभाव हो जाएगा तब हमारी क्या दशा होगी। और ये एक विचार करने वाली बात है कि जब खनिज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो हमारे लिए क्या दशा होगी। ठीक है, इसी स्थिति में ना तो हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम चल पाएगा, ना ही विदेशी मुद्रा का अर्जन हो पाएगा, अर्थात हमारी आधुनिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अतः हमें अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब खनिजों का हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ धातुएं जैसे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम आदि चक्रीय संसाधन है, इसका उपयोग बार बार किया जाना चाहिए। जैसे कि लोहा का बात करें, तांबा का बात करें या एल्युमिनियम का बात करें कि ये चक्रीय संसाधन है, मतलब किसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बार बार उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के स्थान पर उनसे मिलती जुलती धातुओं का प्रयोग अधिक का अधिक करना चाहिए। उदाहरणतः तांबा के स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बताया जा रहा है यहाँ पर कि कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर जल विद्युत को अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्थानों के उपयोग, यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि ऊर्जा के अपरंपरागत वस्तुओं का भी उपयोग करना चाहिए, संसाधनों का उपयोग। ये संसाधन या तो अक्षय है या नवीकरणीय योग्य है। यदि ऊर्जा का अपरंपरागत, यदि हम लोग ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करें तो ये क्या है, या तो अक्षय है मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है, या तो फिर यदि खत्म भी होगा तो उसको हम लोग पुनः योग्य मतलब पुनः उपयोग योग्य बना सकते हैं, मतलब उसका फिर से बना सकते हैं। इनका उपयोग से कोयला और खनिज तेल की बचत हो सकती है, और इसका उपयोग से क्या होगा कि कोयला और खनिज तेल जो है इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया है, वो है प्रवास क्या है, इसके कारकों की विवेचना करें। प्रवास वास्तव में है क्या, इसके कारणों के बारे में भी बताना है कि किसी कारण विशेष के लिए व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाकर बस जाते हैं, इससे प्रवास कहते हैं। जब किसी कारण से क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाते हैं, इसी को प्रवास कहते हैं। तो बर्गेल के अनुसार, बर्गेल एक भूगोलवेत्ता है, उनके अनुसार प्रवास मानव जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। तो यदि बात करें तो उनके अनुसार क्या है कि जनसंख्या का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान का जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये बर्गेस नाम के जो भाई साहब है उन्होंने इस नियम को दिया है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। अब क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला हम लोगों को बताया जा रहा है कि आजीविका अथवा रोजगार, यानी कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बात करें तो अधिकांश लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। बहुत बड़े भाग को गाँवों में आजीविका उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वे नगर की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े भाग में क्या होता है, गाँवों में आजीविका उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वे नगर की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है विवाह। तो विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाकर रहना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि विवाह के पश्चात क्या होता है कि लड़कियों को अपने ससुराल में जाकर के रहना पड़ता है, जिसके कारण भी प्रवास होता है। आगे यदि बात करें तो शिक्षा, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों से शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए बड़े नगरों में आकर रहना।
तो बड़े नगरों में जाकर के लोग बस जाते हैं शिक्षा के लिए, जिसके कारण भी प्रवास होता है। सुरक्षा की कमी, राजनीतिक तथा जातीय दंगों के कारण लोग अपने घर को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों में जाकर के प्रवास करते हैं। जैसे कश्मीर घाटी के पंडित सुरक्षित स्थानों में जाकर के बसने लगे। ठीक है, आगे कह रहा है कृषि पर दबाव। तो कृषि पर दबाव में कह रहा है कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण बहुत से ग्रामीण बेरोजगार होने लगे, इसलिए ये लोग नगरों की ओर प्रवास करते रहे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से क्या होता है, प्रवास होता है। ठीक है, देखिए और भी एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। ग्रामीण और नगरीय बस्ती का यदि बात करें और इसकी विशेषता, तो कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती के निवासी अपने जीविका उपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहते हैं। सिंपल शब्द में यदि बात करें तो जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए गांव के ही चीज़ों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं ग्रामीण बस्ती। ठीक है, और नगरीय बस्ती का यदि सिंपल बात करें तो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं जो लोग और जो नगरीय कामकाज के जरिए ही अपना जीविका उपार्जन करते हैं, तो उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। यदि हम लोग ग्रामीण बस्ती का यदि विशेषता के रूप में बात करें तो ग्रामीण बस्तियों का विशेषता कुछ इस प्रकार है कि ग्रामीण बस्ती जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती के जनसंख्या आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती के जनसंख्या आकार में अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय, तो ग्रामीण बस्ती का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उसके बाद लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, ये सब जो होती है ग्रामीण बस्ती का काम होती है, जिसका उपयोग करके वे लोग जीविका उपार्जन कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था से देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का कम विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी अपडेट्स चाहिए जो एग्जाम में आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।